हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें से आयनिक बॉन्ड को डील कर रहे थे, जिसमें आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग स्टार्ट किए थे। तो आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ में दो, एक फिजिकल स्टेट और दूसरा ब्रिटलनेस को हमने कंसिडर किया था। फिजिकल स्टेट में था कि सारे आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जिनका क्लोज पैक्ड लैटिस होता है, और ब्रिटलनेस में था कि जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया जाता है आयनिक क्रिस्टल पे तो उसका लैटिस बिगड़ जाता है। सिमिलर या आइडेंटिकल चार्ज वाले आयन्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं तो इंटर आयनिक रिपल्सन होता है, क्रिस्टल क्रैक कर जाता है, मतलब लैटिस बिगड़ जाता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोल रहे थे ब्रिटलनेस। आज एक बेहद इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है आयनिक कंपाउंड का, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। और यह आयनिक का ही नहीं, इसके बाद जितने प्रकार के कंपाउंड्स हम लोग पढ़ेंगे सब में यह आएगा और कॉमन होगा। तो इस सॉल्युबिलिटी वाले कंसेप्ट को आप अच्छे से यहाँ समझोगे। काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है और अच्छे से इसको समझना भी है हम लोग को सॉल्युबिलिटी को। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्युबिलिटी को यदि आप डिफाइन करोगे तो व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट का एक फिक्स्ड क्वांटिटी हो, जैसे वाटर में आप कुछ घोल रहे हो तो वाटर वहाँ सॉल्वेंट होना है। तो किसी भी सॉल्वेंट का एक फिक्स्ड क्वांटिटी में आप अधिक से अधिक कितना सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हो वह उसके लिए सॉल्युबिलिटी कहलाता है। जैसे 100 ml आप वाटर लो, उसमें नमक घोलो, तो ऐसा नहीं है कि 100 ml वाटर में आप जितना नमक चाहोगे उतना घोल दोगे। एक कुछ अमाउंट होगा ना, मान लो 20 ग्राम है, 30 ग्राम है, ऐसे सपोज आप 30 ग्राम नमक मैक्सिमम घोल दिए 100 ml वाटर में, तो आप बोलोगे कि जो नमक का सॉल्युबिलिटी है वाटर में वह 30 ग्राम पर 100 ml वाटर है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब हुआ कि मैक्सिमम उस सब्सटेंस का कितना डिजॉल्व किया जा सकता है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम बोल रहे हैं कि नमक को पानी में डालें तो वह नमक घुल जाएगा उसमें। अरे घुल जाएगा माने सॉल्युबल हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, तो ये घुलने का मतलब क्या है? ये घुलने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबल? सॉल्युबल या इसी को हम लोग बोलेंगे डिजॉल्व हो जाना। क्या मतलब है इसका? हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं कि घुल जाएगा। कोई पूछे कि नमक पानी में डाले तो नमक घुल गया, अरे घुल गया का मतलब क्या हुआ? घुलने का मतलब क्या हुआ? तो घुलने का मतलब हुआ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इंटरैक्शन होगा, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो नमक यदि पानी में घुल जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि नमक के पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करेंगे। हम लोग बोलचाल की भाषा में ही इसको इस्तेमाल करते हैं, घुल जाना। जैसे 2-4 लोग लगातार साथ में देखे जा रहे हैं, साथ में कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, बात करते हैं, एक साथ खाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि देखो ये सब कितना घुल मिल गया है। अब घुल मिल गया मतलब ये कितना एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, कितना एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, कितना अट्रैक्शन है उनके बीच। अब 2 लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो थोड़े कोई बोलता है कि देखो कितना घुल मिल गया है सब, नहीं, क्योंकि वहाँ दोनों के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं है, वे सेपरेट होना चाह रहे हैं। तो ये जो घुल मिल गए हैं ये तभी बोलते हैं जब उनके बीच अट्रैक्शन होता है, लगाव होता है। और सेपरेशन होगा तो वहाँ घुल मिल जाने की बात हम लोग नहीं करते हैं। तो नमक पानी में घुल जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि नमक के पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करेंगे। अब कोई भी पार्टिकल किसी के साथ भी इंटरैक्ट तो नहीं करता है। जैसे 2 लोग आपस में घुल मिल गए हैं तो क्या कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी घुल मिल जाएगा, किसी के साथ भी बात करने लगेगा, किसी के साथ भी उसका दोस्ती हो जाएगा, रिलेशन बन जाएगा? नहीं। उसके लिए दोनों का प्रॉपर्टी मैच करना चाहिए, नेचर मैच करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की आदत पसंद आना चाहिए तब। तो उसी प्रकार से कोई भी कंपाउंड किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, मतलब कोई भी कंपाउंड किसी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं करता है। उसके लिए दोनों का नेचर मिलना चाहिए, इंटरैक्शन होने के लिए एक प्रॉपर वे होना चाहिए वहाँ तब। तो इसी सॉल्युबिलिटी को लेकर के जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, प्रिंसिपल, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब जो जैसा है वैसा ही में घुलेगा।
सॉलिबिलिटी का एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, लाइक डिजॉल्व लाइक। अब इस लाइक डिजॉल्व लाइक को समझना इतना आसान नहीं है। लाइक डिजॉल्व लाइक को सिंपल वे में यदि हम लोग लिखें केवल, तो इसका मतलब होता है कि यदि कोई पोलर कंपाउंड है तो वह पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व करेगा। पोलर कंपाउंड और ये वह पोलर सॉल्वेंट, यदि ऐसा है तो सॉल्यूबल हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि कोई नॉन पोलर कंपाउंड है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो भी आपस में सॉल्यूबल हो जाएगा। लेकिन यदि एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है तो सॉल्यूबल होने का चांसेस बहुत कम है, इनसॉल्यूबल होगा। जनरल वेरिएशन है, या किसी किसी केस में ऐसा नहीं भी होता, लेकिन हाँ मैक्सिमम केस में यही है कि एक पोलर कंपाउंड इज वेल सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर कंपाउंड इज वेल सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, बट ए पोलर कंपाउंड इज इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और ए नॉन पोलर कंपाउंड इज इनसॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। समझ गए बात को? अब इसमें से बोलोगे पोलर और नॉन पोलर क्या है, तो पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो पोलर नॉन पोलर एक वाइड कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है, और इस पोलर और नॉन पोलर को जानने के लिए हम लोग को एक टर्म पढ़ना है इसी चैप्टर में, डायपोल मोमेंट। काफ़ी बाद कोवलेंट बॉन्ड का टर्म है, वहाँ हम लोग बेहद अच्छे और आसानी से हम लोग जानेंगे कि यह पोलर और नॉन पोलर का कंसेप्ट है क्या। अब चूँकि अभी आ गया तो थोड़ा बहुत अभी भी तो जानना ही है, तो अभी जानने के लिए आप इतना याद रखो कि पोलर कंपाउंड मतलब वह कंपाउंड जिस पर नेट चार्ज हो। नेट चार्ज माने ओवरऑल, यदि प्लस माइनस दोनों चार्ज है तो दोनों को कैंसिल आउट करके ओवरऑल कुछ चार्ज बचना चाहिए। और नॉन पोलर का मतलब हुआ जिस पर जीरो नेट चार्ज हो, जीरो नेट चार्ज हो। तो यदि कोई स्पीसीज पे ओवरऑल कुछ चार्ज है तो वह पोलर कहलाएगा, और यदि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो उसको हम लोग नॉन पोलर बोलेंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम देते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे नमक जो है NaCl कॉमन सॉल्ट, इसको आप वाटर में घोलते हो, घुल जाता है, सॉल्यूबल है। लेकिन इसी नमक को आप केरोसिन में घोलो, ज़रा केरोसिन तेल में घोलो, पेट्रोल में घोलो, डीजल में घोलो, नहीं घुलेगा, इनसॉल्यूबल होगा। वही पेंट है, आप कहीं पेंट कर रहे हो, हाथ में कहीं लग गया, उस पेंट को वाटर से धो करके हटाने का प्रयास करो, सवाल ही नहीं है कि हट जाए, इनसॉल्यूबल। लेकिन इसी पेंट को आप केरोसिन से साफ़ करो, पेट्रोल डीजल से साफ़ करो, हो जाएगा, सॉल्यूबल है। तो देख रहे हो NaCl वाटर के साथ सॉल्यूबल है, केरोसिन पेट्रोल के साथ इनसॉल्यूबल है। पेंट वाटर के साथ इनसॉल्यूबल है लेकिन केरोसिन के साथ सॉल्यूबल है। क्या फंडा है यार कि NaCl पानी में घुल रहा है, केरोसिन में नहीं घुल रहा है, और यह पेंट जो है केरोसिन में घुल जा रहा है, वाटर में नहीं घुल रहा है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस विच इज आर डिजॉल्व्ड और द सॉल्वेंट। वाटर इज a polar solvent, NaCl ionic compound which is polar in nature. Kerosene, petrol, diesel all are petroleum hydrocarbons and these are non-polar. Here paint is non-polar. अब थोड़ा सा बात समझ में आ जाएगा। NaCl पोलर है, वाटर भी पोलर है, और अभी हम लिखें कि पोलर पोलर हो तो सॉल्यूबल, घुल गया। लेकिन केरोसिन नॉन पोलर है, तो NaCl पोलर, केरोसिन नॉन पोलर, तो एक पोलर और एक नॉन पोलर रहे, एक पोलर एक नॉन पोलर, तो क्या है, इनसॉल्यूबल है। वही पेंट नॉन पोलर है, केरोसिन भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर घुल गया। लेकिन ये नॉन पोलर और ये पोलर है तो नहीं घुला, इनसॉल्यूबल हुआ। तो यह नेचर पे डिपेंड किया कि पोलर है तो पोलर में ही घुलेगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही घुलेगा। पोलर नॉन पोलर एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, उनके बीच वैसा कोई फोर्स ही ऑपरेट नहीं होता है। जैसे जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि यदि एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है, सीधा साधा है, तो वह जनरली वैसे ही लोगों से इंटरैक्ट करता है जो उसी के स्वभाव का हो। जो एक बहुत बोलने वाला व्यक्ति है, शो करने वाला व्यक्ति है, उसके साथ जनरली वह कभी इंटरैक्ट नहीं करता है।
लेकिन एक व्यक्ति वैसा है जो काफ़ी बोल्ड है, उसको ज़्यादा बोलना पसंद है, ज़्यादा इधर उधर घूमना पसंद है, तो वह उसी व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करेगा जिसको भी ये सारी बात अच्छा लगता हो, पसंद हो। माने नेचर वहाँ भी सेम चाहिए। शांत है तो शांत के साथ रहेगा, और ज़्यादा बोलने वाला है तो ज़्यादा बोलने वाला के साथ रहेगा। एक अच्छा व्यक्तित्व का आदमी है तो वह एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ ही रिलेशन बनाना चाहेगा, और एक खराब व्यक्तित्व का आदमी है तो वह खराब व्यक्तित्व के साथ ही जुड़ेगा। नहीं देखते हैं, ईमानदार है तो ईमानदार के साथ, चोर है तो चोर के साथ। चोर को चोर ही पसंद आता है, ईमानदार को ईमानदार ही पसंद आता है। सेम नेचर है, जैसे यहाँ पोलर को पोलर पसंद आ रहा है, वैसे वहाँ ईमानदार को ईमानदार पसंद आएगा। नन पोलर को नन पोलर पसंद आ रहा है तो ईमानदार को चोर को चोर पसंद आएगा। लेकिन एक चोर और एक ईमानदार हो सकता है कभी? क्या सवाल ही नहीं है। वो तो चोर और ईमानदार साथ रहेगा तो ईमानदार ईमानदारी दिखाएगा, चोर उसका चीज चोरी करते जाएगा, बिगड़ जाएगा, वहाँ इंटरेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है कि पोलर में एक अच्छा इंटरेक्शन होगा, नन पोलर में एक अच्छा इंटरेक्शन होगा, लेकिन अपोजिट रहा तो नहीं। हम लोग यहाँ एक्सप्लेन करेंगे कि यह जो NaCl है, NaCl मतलब कोई भी आयनिक कंपाउंड, वह वाटर में ही सॉल्युबल क्यों है। वाटर के अलावे यदि कोई सॉल्वेंट हम लोग ले रहे हैं तो उसमें वह सॉल्युबल क्यों नहीं है। अभी तक जो हम लोग जाने कि कौन कंपाउंड किस प्रकार के सॉल्वेंट में घुलेगा, पोलर और नन पोलर। सॉल्युबल होने का मतलब क्या है कि उसके साथ इंटरैक्ट करना। सॉल्युबिलिटी क्या है, तो सॉल्वेंट का एक फिक्स्ड क्वांटिटी में अधिक से अधिक कितना उस सब्सटेंस को डिजॉल्व किया जा सकता है। अब हम लोग इस आयनिक कंपाउंड के सॉल्युबिलिटी पे बहस करेंगे, आयनिक कंपाउंड के सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water। आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल क्यों हैं। जैसे एक एग्जाम्पल NaCl सॉलिड है, सारे आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। इसको जब आप वाटर में डिजॉल्व किए H2O लिक्विड, तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं Na+ एक्वस Cl- एक्वस। इस एक्वस का मतलब आप जान रहे हो, एक्वस हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्वेंट, और एक्वस सॉल्वेंट का मतलब होता है वाटर। वाटर को एक्वस सॉल्वेंट बोला जाता है क्योंकि वाटर का नाम होता है एक्वा, वाटर का दूसरा नाम है एक्वा। तो ये जो Na+ एक्वस लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि यह Na+ है तो इसके अगल बगल H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसा H2O के मॉलिक्यूल्स घिरे हुए हैं इसके अगल बगल, इस प्रकार से। ऐसा Na+ सब H2O के साथ इंटरेक्शन किए हुए हैं, इस प्रकार से। ऐसा सब में ऑक्सीजन पे यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ये पार्शियल नेगेटिव का कंसेप्ट क्या है, आगे इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, क्योंकि प्लस है तो बगल वाले पे माइनस होना चाहिए, तभी वहाँ इंटरेक्शन पॉसिबल होगा। उसी प्रकार से यहाँ Cl- है तो Cl- के अगल बगल जो है H2O का पॉजिटिव पार्ट होगा। ऐसे Cl- है तो इसके अगल बगल ही H2O हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा सब जगह। Na+ है तो ऑक्सीजन से, और Cl- है तो हाइड्रोजन से, ऐसा हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझेंगे। अभी जो हम बताए कि सॉल्युबल होने का मतलब होता है उसके साथ इंटरैक्ट करना, तो NaCl वाटर में सॉल्युबल है, इसका मतलब हुआ कि जो NaCl के पार्टिकल्स हैं, मतलब Na+ और Cl- वे दोनों इंटरैक्ट करेंगे किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। और वो तो हम लोग देख ही रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो इंटरैक्ट कर ही रहे हैं हैं Na+ भी वाटर के साथ इंटरैक्ट किया, Cl- भी इंटरैक्ट किया। अब इंटरैक्शन तो बाद में होगा। यहाँ जो Na+ है तो Na+ में ही Na+ और Cl- आपस में जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हैं वे लूजली नहीं बल्कि बहुत ही टाइटली, क्योंकि जो ऑपरेटिंग फोर्स है यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, आयनिक बॉन्ड। ऐसा
और यहाँ जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम लोग आयन डाइपोल बोलते हैं। क्या है आगे सब टर्म है वहाँ देखा जाएगा ऐसा। अब Na+ के साथ यहाँ Cl- है, या यूँ बोलो कि Cl- के साथ Na+ है, और इस जगह पे Na+ के साथ H2O आ गया। तो Na+ के साथ H2O तभी आएगा जब यहाँ से Cl- हटे, और Cl- अपने तो हटेगा नहीं क्योंकि यह Na+ के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, आयनिक बॉन्ड से। तो भाई इस फोर्स को तोड़ने वाला कोई चाहिए जो इस फोर्स को तोड़ दे और तोड़ करके इस आयन को सेपरेट कर दे, और इस आयन को सेपरेट कर दे, मैंने Cl- को हटा दे, और तब फिर H2O आसानी से आकर के यहाँ जुड़ सकता है। अब जिसमें इस बॉन्ड को तोड़ने का कैपेबिलिटी होगा, पावर होगा, वही इसको तोड़ करके Cl को यहाँ से भगाएगा और अपने आकर के जुड़ेगा। तो किसी भी सॉल्वेंट का सॉल्यूट पार्टिकल के बीच के बॉन्ड को जो तोड़ने का एबिलिटी होता है, कैपेबिलिटी होता है, उसको एक स्पेशल टर्म से हम लोग डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्वेंट टू कट ऑफ द ऑपरेटिंग फोर्स बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल्स, कि सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑपरेट हो रहा है उस फोर्स को काटने या तोड़ने का जो एबिलिटी होता है सॉल्वेंट का, वही डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एक प्रकार का फोर्स ही है जो दूसरे फोर्स को कट करता है। अब बताए कि इस फोर्स को तोड़ने का एबिलिटी जिसमें होगा वही इसको तोड़ करके यहाँ से सेपरेट करेगा और उसके साथ जुड़ेगा। आप इसको ऐसे समझो, एक एग्जाम्पल से समझो कि जैसे मान लो दो कपल है, दो कपल कहने का मतलब दो व्यक्ति हैं एक कपल के रूप में है, वे दोनों एक दूसरे से, जाहिर सी बात है कि वहाँ अट्रैक्टेड हैं। अब उसमें से कोई तीसरा तभी घुस सकता है जब उन दोनों के बीच के अट्रैक्शन को कम करे, और तीसरा कोई वैसा पर्सन है जो दोनों के अट्रैक्शन को नहीं तोड़ पा रहा है तो वह उसके साथ कभी नहीं जुड़ेगा। होता है लोग आम जीवन में जो है सो कहीं ना कहीं एक कपल का है तो किसी ना किसी के साथ अफेयर पॉसिबिलिटी होता है ऐसा, तो वो तभी होगा जब अगला ज़्यादा प्यार दे रहा है पहले वाला की तुलना में, क्योंकि जब तक वह इसके फोर्स को वीक नहीं करेगा तो उसके साथ जुड़ने का सवाल ही नहीं है। अब एक कपल है, एक मेल फीमेल आपस में अट्रैक्टेड हैं, तो दूसरा मतलब कोई तीसरा आकर के वहाँ तभी जुड़ेगा जब ये दोनों के अट्रैक्शन को कम कर पाए। तो यह तभी पॉसिबल है जब उसको ज़्यादा प्यार दे, ज़्यादा अट्रैक्शन शो करे उसके प्रति, तब। अरे तो कोई ऐसा आया जो उसको कम ही वैल्यू दे रहा है पहले वाला की तुलना में, तो सवाल ही नहीं है कि उसका अट्रैक्शन कम हो और उसके साथ जुड़ जाए। तो ऑलरेडी जो किसी के साथ इन्वॉल्व्ड है उसके साथ आप जुड़ना चाह रहे हो तो सबसे पहले उसका जो पहला अट्रैक्शन है उसको काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। यदि आप में वो कैपेबिलिटी है तो आप उसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हो और नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ है कि अरे भाई Cl- को हटाना होगा पहले तभी कोई जुड़ सकता है। अभी Cl- हटाने का एबिलिटी जिसमें है वही Na+ के साथ जुड़ेगा और उसी में NaCl सॉल्युबल होगा। और बताए कि जो तोड़ने का एबिलिटी है इसी एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जो वाटर है इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 और रूम टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस, इस पर होता है 78.5 मतलब 79 के अप्रॉक्स। तो एक रूम टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस, उस रूम टेम्परेचर पर भी हम लोग देख रहे हैं कि वाटर का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वह बहुत ज़्यादा है। एंड सच ए हाई वैल्यू ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंडिकेट्स दैट वाटर हैज ए एबिलिटी टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द Na+ एंड Cl- आयंस। कि वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ज़्यादा होना इस बात को इंडिकेट करता है कि इसके पास उतना एबिलिटी है कि वह Na+ और Cl- को यहाँ से तोड़ सके। मतलब यह जो है ज़्यादा अट्रैक्शन शो कर सकता है इसके साथ, इसलिए इस बॉन्ड को क्या करेगा वहाँ से ब्रेक करेगा। तो वाटर इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया क्योंकि वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। ब्रेक कर दिया, Cl- को हटा दिया। अब जब Cl- को हटा दिया तो आसानी से वाटर उसके साथ जुड़ जाएगा। यही एबिलिटी केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और एनी अदर सॉल्वेंट में नहीं है।
यदि आप NaCl को केरोसिन में घोलोगे तो केरोसिन एक नॉनपोलर सॉल्वेंट है और नॉनपोलर सॉल्वेंट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वह बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ने के काबिल नहीं होता है। इसीलिए NaCl केरोसिन में नहीं घुलेगा। अरे केरोसिन वाटर दोनों लिक्विड है जी, दोनों अर्थ क्रस्ट से आ रहा है पृथ्वी के नीचे से। इवन केरोसिन तो कलरफुल है तो और ज़्यादा बढ़िया लगेगा, तो हिसाब से और जल्दी इसको तोड़ना चाहिए। ये तो कहने की बात है। वो तोड़ना और ना तोड़ना तो डिपेंड किया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। तो केरोसिन, पेट्रोल, डीजल ऑल आर नॉनपोलर सॉल्वेंट्स एंड दे हैव वेरी लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज दे हैव वेरी लेस एबिलिटी टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। Water is a polar solvent which has very high dielectric constant, that is water has a ability to dissociate or break the bond between oppositely charged ions of an ionic compound। और सबसे पहले इस बॉन्ड को तोड़ करके उसको सेपरेट कर देगा और तब उसके साथ जा करके वहाँ जुड़ेगा और फिर सॉल्युबल हो जाएगा उसमें। तो सॉल्युबल होने का मतलब हुआ कि इसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा, तो इसके साथ बॉन्ड बाद में बनाएगा ना, पहले तो इसका आपस का बॉन्ड टूटना होगा और यही बॉन्ड तोड़ने का काम करता है सॉल्वेंट जिसमें घोलोगे उसको। तो आयनिक कंपाउंड में आयंस के बीच एक बहुत मजबूत बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड तोड़ने का पावर केवल और केवल वाटर में है, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये सभी वाटर में ही सॉल्युबल है, दूसरे सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अब अगला फैक्टर इसमें है कि जैसे यहाँ आप इस बॉन्ड को तोड़ रहे हो, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में और तोड़ करके आयंस को सेपरेट करने में जो एनर्जी लगता है, इस एनर्जी को बोला जाता है लैटिस एनर्जी या लैटिस इंथैल्पी। बोलो लैटिस इंथैल्पी। जब आप लैटिस इंथैल्पी दिए इस क्रिस्टल को तो आयंस सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए आयंस, और जब आयंस सेपरेट हो गए तो वही आयंस जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट किए और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल पूरा इसको चारों तरफ से घेर लिया। तो आयंस या किसी भी एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अगल बगल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जमा होना, गैदर होना, जुड़ना कहलाता है सॉल्वेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सॉल्वेशन। द इंटरैक्शन ऑफ सोडियम और क्लोराइड आयंस विथ वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड सॉल्वेशन। और सॉल्वेशन के दरमियान क्या होगा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और वह जो पार्टिकल है उसके बीच एक फोर्स ऑपरेट होगा। फोर्स ऑपरेट होगा तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगा, और जो एनर्जी रिलीज होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी। Na+ और Cl- के बॉन्ड को तोड़े तो जो एनर्जी लगा वो कहलाया लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी दे करके आयन को सेपरेट किए और उसके बाद फिर जो है वही आयंस वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट किए तो प्रोसेस सॉल्वेशन कहलाया। लेकिन इंटरैक्शन होगा मतलब वहाँ फोर्स ऑपरेट होगा, और जब फोर्स ऑपरेट होगा तो एनर्जी वहाँ रिलीज होगा, और जो एनर्जी रिलीज होगा उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। तो सॉल्वेशन एनर्जी मतलब एनर्जी रिलीज होगा। अब सॉल्वेशन एनर्जी मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुआ, तो सॉल्वेंट यहाँ है वाटर, तो इसी सॉल्वेशन एनर्जी को जो है यहाँ हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रेशन वर्ड यूज करते हैं, वाटर रहता है वहाँ, हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से भी इसको हम लोग जानेंगे। अब जो एनर्जी यहाँ रिलीज हुआ ना, यही एनर्जी आता है यहाँ इस फोर्स को तोड़ने के लिए। तो मान लो कि इस फोर्स को तोड़ने में मतलब आयंस को अलग करने में जो लैटिस इंथैल्पी लग रहा है, जो लैटिस एनर्जी लग रहा है, सपोज वह 100 जूल है मान लें हम लोग, तो ऑब्वियसली जहाँ यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगा वह एनर्जी या तो इस 100 जूल के बराबर होना चाहिए या तो 100 जूल से ज़्यादा होना चाहिए। मान लो कि यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो वह एनर्जी 90 जूल है, मान लें हम लोग 90 जूल है, तो जब ये 90 जूल एनर्जी आएगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो क्या ब्रेक कर पाएगा? नहीं। अरे इसको तो चाहिए 100 जूल ना, आप कितना दे रहे हो? 90 दे रहे हो, तो ब्रेक ही नहीं करेगा। ब्रेक नहीं करेगा तो आयन सेपरेट नहीं होगा, तो फर्दर उनका इंटरैक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो जब यह सॉल्वेशन एनर्जी इस लैटिस एनर्जी के बराबर या ज़्यादा हो तभी वह कंपाउंड उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो एनर्जी फैक्टर के आधार पर हम लोग यहाँ ऐसे लिखेंगे इसको,
इस प्रकार से कि इफ सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी अभी बोलो इक्वल टू और ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, इक्वल टू और ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, देन द कंपाउंड विल बी सॉल्युबल। लेकिन यदि सॉल्वेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी तो इनसॉल्युबल होगा। इसको आप एग्जांपल से समझ रहे हो। जैसे मान लो कि आप कहीं जॉब कर रहे हो और उस जॉब में जो आपको पेमेंट मिल रहा है सपोज 30,000 है पर मंथ। कोई पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो आप और उस जॉब में जो आपका सैलरी है पर मंथ 30,000 है। अब आप कोई दूसरा जॉब तभी करोगे जब उसका सैलरी या तो इसके बराबर मिले या तो इससे ज़्यादा। इसके बराबर मिलेगा फिर भी इसको छोड़ सकते हो सकता है कि वहाँ आपका ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, ज़्यादा इज्जत भाव मिलता हो, ज़्यादा फैसिलिटी हो, वेतन भले सेम है लेकिन हो सकता है वहाँ आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, फिर भी आप इस नौकरी को क्विट कर दोगे और वहाँ जाओगे। और दूसरा कि यहाँ पेमेंट ज़्यादा मिलता हो, 30 की जगह हो सकता है कि वहाँ आपको 40 मिलता हो दूसरी जगह, भले इज्जत नहीं मिलता लेकिन पेमेंट ज़्यादा मिल रहा है ना। ऐसे तो आप एक को छोड़ के दूसरा जगह तभी जाओगे जब वहाँ आपको ज़्यादा मिलेगा। वैसे यहाँ है कि जब भी सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा या बराबर होगा तभी टूटेगा और वहाँ आगे इंटरैक्ट करेगा। तो कोई भी सब्सटेंस सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में तभी डिजॉल्व करता है जब सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी के बराबर या तो उससे ज़्यादा होता है। जब सॉल्वेशन एनर्जी कम हो लैटिस एनर्जी से तो कभी भी वह सब्सटेंस उसमें डिजॉल्व नहीं करेगा, वो हमेशा अपने ओरिजिनल स्टेट में ही रहना चाहेगा। और वाटर के केस में जनरली सॉल्वेशन एनर्जी जो है वह ज़्यादा ही होता है लैटिस एनर्जी से, इसीलिए जो सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वे वाटर में वेल सॉल्युबल हैं, वाटर में अच्छे से डिजॉल्व कर जाते हैं। तो यह हुआ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि आखिर क्यों आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल हैं। तो आप सिंपल सी बात बोलोगे कि वाटर हैज़ ए वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज हैज़ ए कैपेबिलिटी टू ओवरकम और ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल। And once the ions get separated by solvent, that is water, they interact with water molecules and get dissolved in it. And secondly, when ionic solids dissolve in water, energy released which is called solvation energy, and this solvation energy is greater than the lattice energy of crystal. And this region, due to this region, ionic compounds are soluble in water. तो यह जो सॉल्वेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी वाला कंसेप्ट है या जनरली किसी भी कंपाउंड के लिए ऑपरेट हो सकता है किसी भी सॉल्वेंट के केस में, लेकिन यहाँ जो वाटर वाला मेन फैक्टर हुआ या यही है। एक तो आप शुरू में बोल दिए कि वाटर पोलर सॉल्वेंट है, इसीलिए बात हुआ ना कि वाटर पोलर है, आयनिक कंपाउंड भी पोलर है, तो पोलर पोलर मिल गया। लेकिन इसका कारण कि पोलर पोलर ही क्यों मिलता है, क्योंकि पोलर पोलर के बीच ही जो है एक एग्जिस्टिंग फोर्स ऑपरेट होता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अब उसमें से भी आयनिक कंपाउंड वाटर में क्यों सॉल्युबल है तो इसको इतना आप एक्सप्लेन किए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आधार पर। तो वाटर ही नहीं, किसी भी पोलर सॉल्वेंट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वह हाई होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट की तुलना में। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में वही कंपाउंड्स डिजॉल्व करते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच ऑपरेटिंग फोर्स कमज़ोर हो, और जिसके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच ऑपरेटिंग फोर्स स्ट्रॉन्ग है वह जनरली पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, माने उसके पास उतना एबिलिटी होता है कि वह उस सॉलिड पार्टिकल या मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। तो यह सॉल्युबिलिटी का बड़ा ही जनरल कंसेप्ट था और इम्पॉर्टेंट था। आप कहीं भी पढ़ोगे सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड
तो ये सारे फैक्टर्स वहाँ ऑपरेट होंगे और अच्छे से आपको जो है इन फैक्टर्स को जानना होगा और समझना होगा, तभी आप कर पाओगे। तो यह सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट हम लोग समझ गए, नोट्स में है, लाइन बाय लाइन है, एक बार आप पढ़ोगे इसको तो और अच्छे से क्लियर होगा। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक कंपाउंड्स के, जिसको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे हम लोग। धन्यवाद।